नमस्कार। आज इस प्रेजेंटेशन में हम कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। हम सभी को कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। पशु पक्षियों की कहानी, भूत प्रेतों की कहानी, परियों की कहानी आदि, इन सभी कहानियों को सुनकर जो है हम कल्पना लोक में खो जाते हैं। जिस कहानी में हम कल्पना लोक में खो जाते हैं वो कहानी लेखन जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कल्पना लोक में खो जाना कहानी लेखन का एक आधारभूत तत्व है। कहानी लेखन है जो वो कला है जिसके अंतर्गत हम जीवन की किसी घटना या संवेदना की आकर्षक अभिव्यक्ति करते हैं। यानी ये वो कला है जिसमें हम जीवन की कोई भी इम्पोर्टेंट घटना या संवेदना को अभिव्यक्त करते हैं, आकर्षक तरीके से यानी इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। कहानी लेखन के लिए हमें निरंतर अभ्यास व परिश्रम की ज़रूरत होती है। आइए अब हम देखते हैं कि कहानी लेखन करते समय हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। कहानी लेखन के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले दिए गए शीर्षक, संकेत, चित्र आदि को ध्यान से समझ लेना चाहिए। जो भी टाइटल, जो भी संकेत, क्लूज, जो भी चित्र, पिक्चर्स वगैरह दी जाती है ध्यान कहानी लेखन के लिए, उसे सबसे पहले बहुत ही ध्यान से समझ लेना चाहिए और उन्हीं के अनुसार जो है हमें एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। रूपरेखा यानी एक रफ डायग्राम या फ्लो चार्ट टाइप तैयार कर लेना चाहिए। कहानी की जितनी भी घटनाएं हैं और पात्र हैं उन्हों की भी रूपरेखा हमें बना लेनी चाहिए कि कहानी में किस प्रकार से घटनाएं एक के बाद एक घटित होंगी और कौन कौन से पात्र होंगे, इन सब की भी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। कहानी का आरंभ जो है वो रोचक होना चाहिए यानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए और उसका अंत जो है वो मर्मस्पर्शी होना चाहिए। मर्मस्पर्शी यानी हृदय को स्पर्श करने वाला होना चाहिए। कहानी की जो भाषा है वो बहुत ही सरल, सुबोध और प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। जिस भाषा का आप कहानी में प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, सुबोध, सुनने में अच्छी होनी चाहिए और प्रसंगों के अनुसार होनी चाहिए। कहानी के अंतर्गत हमें मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए जो कि कहानी की भाषा को उन्नत बनाते हैं। कहानी के अंतर्गत सीमित और सारगर्भित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी के अंतर्गत हमें सीमित यानी कि कुछ शब्दों का और सारगर्भित शब्द वो शब्द होते हैं जो कि किसी महत्व की बात को बताते हो, जो कि शब्द तत्वपूर्ण हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। सीमित शब्दों का और सारगर्भित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी में विचारों व वाक्यों की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। रिपीटेशंस ऑफ जो सेंटेंसेस है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कहानी में कोई भी विचार, कोई भी वाक्य बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। कहानी की भाषा जो है प्राय भूतकालिक होनी चाहिए। कहानी के अंदर जो भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं वो हमेशा पास्ट टेंस वाली होनी चाहिए, भूतकालिक होनी चाहिए। कहानी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो हमेशा छोटा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। छोटा और इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिसे देखकर ऐसे लगे कि इस कहानी को हमें ज़रूर पढ़ना है। आइए अब हम देखते हैं कि कहानी लेखन के कितने प्रकार होते हैं। कहानी लेखन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है संकेतों के आधार पर कहानी लेखन यानी क्लूज के आधार पर कहानी लेखन। दूसरा है चित्रों के आधार पर कहानी लेखन, जो पिक्चर्स दी जा रखी है, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग कहानी को कंपोज करना। तीसरा है शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन यानी टाइटल के आधार पर कहानी को लिखना। और चौथा है अपूर्ण कहानी पूरी करना, यानी कि कोई कहानी अधूरी है और उसको किस तरह से पूरा किया जाए। इस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हम कहानी के लेखन के 2 प्रकार के बारे में जानेंगे, जो कि है संकेतों के आधार पर कहानी लेखन और दूसरा है चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। बाकी के जो कहानी लेखन के प्रकार है वो कहानी लेखन के भाग 2 में हम पूरा
करेंगे। चलिए इसका एक उदाहरण जो है संकेतों के आधार पर कहानी लेखन का एक उदाहरण देखते हैं। पहला है पुरुषार्थी व्यक्ति द्वारा आलस को शत्रु समझना, गांव-गांव तक जाकर लोगों को सही मार्ग दिखाना, पहले गांव के सभी लोगों का सुखी होना, पास के ही दूसरे गांव का पानी के अभाव में दुखी होना। पुरुषार्थी व्यक्ति द्वारा पहाड़ी के पीछे पानी होने की बात बताना, मंत्र पढ़कर पहाड़ खोदने की बात कहना, कुछ दिन में ही पहाड़ में सुरंग बना देना, सुरंग के रास्ते से जल आना। पुरुषार्थी व्यक्ति का यह कहना कि पुरुषार्थ ही सफलता की कुंजी है। यहाँ पे ये कुछ संकेत दिए गए हैं, ये क्लूज दिए गए हैं जिनको उपयोग में लेकर आपको कहानी बनानी है। तो आइए अब हम इस कहानी को पूरा करते हैं। एक व्यक्ति बहुत ही पुरुषार्थी था। पुरुषार्थी यानी बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था या उद्योगशील व्यक्ति था, जो कि बहुत मेहनत करता था या कर्मठ व्यक्ति था। वह आलस को हमेशा अपना शत्रु समझता था। उसका मानना था कि आलस करना जो है वो दुश्मनी की निशानी है। गांव-गांव में घूमकर लोगों को सही मार्ग दिखाना ही उसका कार्य था। वो अलग अलग गांव में घूमता था और लोगों को सही रास्ता दिखाता था, यही उसका कार्य था। एक बार वह किसी गांव में गया। वह निरीक्षण किया तो पाया कि वहाँ सब लोग सुखी व आनंदित है। एक बार वो किसी गांव में गया और उस गांव में देखा कि वहाँ सभी लोग बहुत खुश हैं और सभी आनंद में रहते हैं। वह उसी गांव से सटे पहाड़ के पीछे से दूसरे गांव में गया। यानी कि उसी गांव में एक पहाड़ था, उस पहाड़ के पास में एक दूसरा गांव था, वो उसी गांव में गया। वहाँ उसने निरीक्षण किया, लोगों को देखा पहचाना तो उसने पाया कि वहाँ के लोगों के चेहरों पर दुखी होने का भाव और निराशा झलक रही है। यानी कि पहाड़ के पास ही जो दूसरा गांव है, वहाँ के लोग जो थे वो बहुत दुखी थे और उनमें निराशा का भाव था। उसने लोगों से पूछा, क्या बात है, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? लोगों ने कहा, हम लोग पानी के अभाव से व्यथित हैं। वो उस गांव में गया और लोगों से पूछा कि आप लोग इतने दुखी क्यों हो और क्या बात है? तो उन लोगों ने बताया कि हमारे गांव में पानी नहीं है, पानी का अभाव है, इसीलिए हम बहुत दुखी हैं। खेत में फसल सूख रही है और पशु मर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, इस पहाड़ी के पीछे बहुत पानी है, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने अपने यंत्रों से पहाड़ को खोदना शुरू कर दें। उस व्यक्ति ने कहा कि इस पहाड़ी के पीछे बहुत सारा पानी है, मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, आप क्या करिए, अपने अपने घरों से औजार ले आइए और इस पहाड़ को खोदना शुरू कर दीजिए, हमें पानी अवश्य मिलेगा। ये बात सुनकर सब लोग जो है वो गाँव के काम में जुट गए। बड़े उत्साह से पानी की आशा में सभी लोग पहाड़ खोदते रहे। उधर मंत्रोच्चारण का कार्य चल ही रहा था। मंत्रोच्चारण का कार्य यानी कि वो जो व्यक्ति था, जो पुरुषार्थी व्यक्ति था, जो परिश्रमी व्यक्ति था, वो मंत्र पढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे पहाड़ में सुरंग बन गई और वह पानी के किनारे तक पहुंच गई। कुछ समय बाद निर्मल जल का स्रोत बहने लगा। लोगों ने जब सुरंग बना ली और वो सुरंग जो थी वो पानी तक पहुंच गई, तो धीरे धीरे उस सुरंग में से जो है वो पानी बहने लगा। सबको मनचाहा पानी मिला, सभी खुशी से नाचने लगे। सबने उस पुरुषार्थी व्यक्ति को सम्मानित किया। सभी लोगों ने उस पुरुषार्थी व्यक्ति जो था उसकी बात मानी और उसे सम्मानित किया, उसका सम्मान किया और कहा, आप नहीं आते तो हम पानी के बिना तरसते ही रह जाते। उस व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, यानी जो व्यक्ति मेहनतशील होता है, मेहनतकश होता है, कर्मठ होता है, कर्मशील होता है, वह प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता है। उस व्यक्ति ने सभी गांव वालों को कहा कि जो व्यक्ति परिश्रमी होगा, उद्योगशील होगा, मेहनतकश होगा, कर्मशील होगा, वो हमेशा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पुरुषार्थ ही सफलता की कुंजी है, यानी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आइए अब हम एक उदाहरण और देखते हैं जो कि चित्रों के आधार पर कहानी लेखन है। चित्रों के आधार पर कहानी लेखन किस प्रकार किया जाता है। एक नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह मीठे जामुन से अपना पेट भरता था।
एक दिन एक मगरमच्छ उस नदी के किनारे आया। बंदर ने मगरमच्छ को जामुन खाने के लिए दिए। मीठे जामुन खाकर मगरमच्छ ने बंदर को धन्यवाद दिया। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। उसके बाद मगरमच्छ जो है रोजाना बंदर के पास आता और बंदर जो है मगरमच्छ को मीठे जामुन खिलाता। मगरमच्छ जो है बंदर को अपना मित्र समझता था, उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में सैर कराता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, आज मैं अपनी पत्नी के लिए मीठे जामुन ले जाऊंगा। बंदर ने उसे बहुत से जामुन दिए और कहा कि घर जाकर भाभी को मेरा नमस्कार कह देना। मगरमच्छ ने घर जाकर पत्नी को जामुन दिए। जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने पति से पूछा, ये जामुन तुम्हें कहाँ से मिले? इस पर मगरमच्छ ने बंदर और अपनी दोस्ती के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। अपने पति से यह बात जानकर मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि जो बंदर इतने मीठे फलों को खाता है उसका कलेजा भी बहुत मीठा होगा, यानी कि उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। फिर मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति से कहा, मेरी तबीयत खराब है और वैद्य जी ने बताया है कि बंदर का कलेजा खाने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा बंदर को कि उसने मगरमच्छ को कहा कि है ना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और वैद्य जी ने मुझे बताया कि अगर मैं बंदर का दिल खाऊंगी तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, इसलिए तुम मेरे लिए बंदर का कलेजा ले आओ, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगी। मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, मित्र, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर आने का निमंत्रण दिया है। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले चलूँगा। जब वे दोनों नदी तट से कुछ ही दूर गए तो मगरमच्छ ने बंदर को वास्तविकता बता दी। तो मगरमच्छ ने कहा कि अब तो हम नदी से बहुत दूर आ गए हैं, तो क्यों ना मैं बंदर को बता देता हूँ कि मैं क्यों उसको लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जो है तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। तो उसने मगरमच्छ ने बंदर को सारी बात सही सही बता दी कि वो बंदर को क्यों लेकर जा रहा है। मगर की बात सुनकर बंदर धैर्यपूर्वक बोला। जब बंदर ने सारी बात मगरमच्छ की सुनी और उसके बाद बड़े धैर्य से बोला, मित्र, तुमने मुझे तट पर ही क्यों नहीं कहा कि भाभी मेरा कलेजा खाना चाहती है? मैं तो भूलवश अपना कलेजा वहीं छोड़ आया। उसने कहा कि अरे मित्र, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम मुझे बताते तो मैं अपना कलेजा लेकर आता। मैं तो गलती से अपना कलेजा जो है, भूल से अपना कलेजा जो है उस पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तो तुम मुझे वापस ले चलो ताकि मैं भाभी के लिए कलेजा ला सकूं। तो बेवकूफ़ जो मगरमच्छ था बंदर को वापस नदी के तट पर ले गया। वहां पहुंचते ही बंदर जल्दी से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, जाओ घर जाकर अपनी पत्नी को प्रसन्न करो। क्या किसी प्राणी का कलेजा उसके शरीर से अलग हो सकता है? उसने कहा। गुस्से में बोला मगरमच्छ से कि जाओ अपनी पत्नी को खुश करो और सोचो जरा कि क्या किसी प्राणी का कलेजा, दिल जो है उसके शरीर से अलग हो सकता है? तुम धूर्त हो जो पत्नी की बात मानकर अपने मित्र को मार डालना चाहते हो। तुम बहुत ही धूर्त आदमी हो, गलत दोस्त हो तुम बहुत, जो कि अपनी पत्नी का बात मानकर अपने ही मित्र को मार डालना चाहते हो। निराश होकर मगरमच्छ अपने घर चला गया तथा बंदर ने अपनी बुद्धि से अपने प्राण बचा लिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि विपत्ति में भी बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं तो भी हमें अपना जो है धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और धैर्य से काम लेकर उस विपत्ति से दूर होना चाहिए, उस विपत्ति से बचना चाहिए। आशा करती हूँ कहानी लेखन के भाग 1 में आपको ये दोनों उदाहरण समझ आए होंगे। संकेतों के आधार पर कहानी किस प्रकार लिखी जाती है तथा चित्रों के आधार पर कहानी किस प्रकार लिखी जाती है। धन्यवाद।